राजनाथ ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसके पास कई बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे। उनमें से एक लड़की शीतल राजनाथ को पसंद करने लगी थी। वह लड़की 12th क्लास में थी और राजनाथ को वो बहुत पसंद करती थी। योगीनाथ के दो बेटे थे, एक आनंद और एक आलोक। आनंद बड़ा बेटा था। उसकी शादी योगीनाथ ने कर दी थी और उनकी ही बेटी स्नेहा थी। लेकिन आनंद और कल्पना देवी में गलतफहमियों के चक्कर में इन दोनों के बीच मीलों की दूरियां हो गई थी और वे दोनों अलग हो गए थे और स्नेहा यही अपने दादा दादी के पास रह गई थी। दादा दादी स्नेहा से बहुत मोहब्बत करते थे। उसके पापा विदेश में जॉब कर रहे थे, वहीं पर रहते थे। इधर कल्पना देवी भी अपने मायके में बैठी थी। योगीनाथ ने अपने दूसरे बेटे आलोक की भी शादी कर दी थी। उनके दो बच्चे थे, गौरी और विष्णु। गौरी और विष्णु स्नेहा से बहुत मिलजुल कर रहते थे। इन तीनों के बीच बहुत प्रेम था। उनके चाचा चाची भी स्नेहा को बहुत चाहते थे, लेकिन स्नेहा को हमेशा अपने माँ बाप की कमी महसूस होती थी। राजनाथ इस घर में सबसे बड़ा था। उसकी उम्र स्नेहा से 6 साल बड़ी थी और वह इस घर में सबसे समझदार था। योगीनाथ उसको अपनी औलाद की तरह ही समझते थे। विष्णु और गौरी भी राजनाथ को बहुत मान सम्मान देते थे। घर में स्नेहा राजनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि राजनाथ बिल्कुल साये की तरह इन बच्चों के पीछे रहता था और हर गलती पर इनको सजा देता था, जिनकी वजह से राजनाथ स्नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इनका ट्यूशन टीचर भी था। ट्यूशन पढ़ाने के बीच ही उसके क्लास की एक लड़की, जो कि राजनाथ को बहुत पसंद करने लगी थी, वह कई बार राजनाथ को अपनी तरफ ध्यान दिलवाने की कोशिश करती थी, लेकिन राजनाथ एक बहुत ही समझदार और इस मामले से वह बहुत दूर रहा करता था। लेकिन अचानक उस लड़की ने राजनाथ को अकेला देखकर राजनाथ से अपने दिल की बात कर डाली थी और उसने कहा कि मैंने तुमको कितनी बार खत पकड़ाया, लेकिन आपने मुझे किसी भी खत का जवाब न दिया। राजनाथ गुस्सा हुआ था, उस लड़की पर भड़क उठा था। उसने कहा कि मुझे ऐसा कोई खत नहीं मिला है और उसने छूटते ही स्नेहा का नाम लिया था। उसने कहा कि मैंने स्नेहा से वह लेटर तुम्हें देने के लिए कहा था। राजनाथ के बिल्कुल करीब जाकर कहने लगी, राजनाथ, मैं तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ। राजनाथ अपने ऊपर कंट्रोल करता बड़ी मुश्किल से संभाला था। वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन राजनाथ ये सब नहीं करना चाहता था। वह टीचर था और उसके पास कई बच्चे आते थे, इसलिए उस लड़की को ही डांट कर वापस उसको अपने घर भेज दिया था और उसे धमकी दी थी कि दोबारा मेरे ट्यूशन में नज़र नहीं आना। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सब फैसला मेरे बस में नहीं है। ये फैसला मेरे घर में मेरे बड़े बुजुर्ग योगीनाथ ही करेंगे और मैं अभी शादी के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे अपना कैरियर बनाना है। शीतल मुंह बनाती हुई वहाँ से जा चुकी थी। वह दोबारा कभी ट्यूशन ना आई थी, लेकिन राजनाथ ने स्नेहा को वह लेटर निकलवाने के लिए उसे बहुत सजा दिया था। लेकिन स्नेहा भी बहुत जिद्दी थी। उसने शीतल का खत नहीं दिया कि नहीं दिया और यही वजह थी स्नेहा उससे बहुत चिढ़ती थी। उसका बस चलता तो वह दो लोगों को गोली से ही उड़ा देती, एक अपने पिता को और एक राजनाथ को। कितनी बार तो राजनाथ उसकी हरकतों से तंग आकर उसे स्टोर रूम में बंद कर देता और वह चुपचाप वहाँ बैठी रहती थी, यहाँ तक कि वो बंद करके भूल जाता था। और फिर जब स्नेहा कहीं दिखाई ना देती तो वह उसे तलाश करता और तब पता चलता वह स्टोर रूम में बंद है। वह कभी किसी की शिकायत नहीं लगाती थी, लेकिन उसका दिल वक्त बीतने के साथ साथ अब पत्थर का होता जा रहा था। माँ छोड़कर चली गई तब वो 4 साल की थी। दादा दादी के हाथ पलती रही। माँ ने पलटकर कभी उसकी खबर तक नहीं ली, जबकि आनंद भी जिद में आकर स्नेहा से लापरवाह हो गया। दोनों माँ बाप की जिद में उस बच्ची का बचपन बिल्कुल खराब हो गया था। वह बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई थी। ये क्या स्नेहा दीदी, आप उन्हें वह लेटर दे देती तो आपको उनसे मार तो नहीं खानी पड़ती। गौरी उसकी हथेली देखती रोती थी। वह बहुत नरम और छोटे दिल की थी। कोई जरा सा डर आता तो वह रो देती थी। किसी की जरा सी तकलीफ देखती, फिर चाहे वह परिंदा ही क्यों ना हो, नहीं रह सकती थी। आंसू हर वक्त उसकी आंखों से बहने को तैयार बैठे रहते थे। अभी वह स्नेहा से किताब मांगने आई थी कि उसने राजनाथ के डर से वह सब बोल दिया। जब स्नेहा का हाथ देखा तो फिर वहीं बैठकर रो दी। वह लेटर इसलिए नहीं देना चाहती थी जिस लड़की ने राजनाथ को देने के लिए कहा था। स्नेहा उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी और स्नेहा ये नहीं चाहती थी वह इस घर की बहू बने। उस लड़की से उसका 36 का आंकड़ा था। वह लड़की इसी के स्कूल में पढ़ती थी। राजनाथ को वह लड़की रास्ते में मिली थी और उसने उसे वह खत के बारे में बताया था। तभी राजनाथ इतना भड़का हुआ था। वह ये नहीं चाहता था कि ऐसी वैसी कोई चीज़ इस घर की लड़कियों को खराब करे। वह खत लेकर फाड़ देना चाहता था, इसलिए वह स्नेहा पर इतना गुस्सा कर गया था। पर स्नेहा ही क्या, वह जो बाज आती। वैसे तो वह राजनाथ से बहुत चिढ़ती थी। राजनाथ हैरान हुआ था
तो वह बहुत मुस्कुराई थी। प्यार से मांगते तो जान भी दे देती, जिद से मांग रहे थे तो मर भी जाती, कभी ना देती। वह आंखों में जुनून लिए बोलती गौरी को डरा गई थी। मैं आपको दवा लगा दूं स्नेहा दीदी? गौरी ने उससे डरते हुए पूछा। पर वह चुपचाप रही। माँ बाप से वह लड़की नफरत करती थी, बहुत ज्यादा नफरत। अब उस लिस्ट में राजनाथ और योगीनाथ का भी हिस्सा हो गया था। वक्त बीतता जा रहा था, सबके बीच वही नोकझोंक चलती रही। 24 साल का था राजनाथ जब आनंद के पास विदेश चला गया और वहीं अपनी पूरी पढ़ाई की। स्नेहा को इस बात से बहुत गुस्सा आया था। आनंदनाथ के पिता योगीनाथ थे, आनंदनाथ स्नेहा के पिता थे, लेकिन कितने साल से वह बाहर थे। मजाल था कभी स्नेहा को बाहर बुलाया हो, लेकिन राजनाथ को बुला लिया। उन दिनों स्नेहा ने खाना पीना छोड़ दिया था। उसके दादा दादी उससे बहुत प्यार करते थे और कोशिश करते थे कि उसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, लेकिन वह 2-2 3-3 दिन बिना खाए रह लेती थी, पर किसी को दिल का हाल नहीं बताया करती थी। तीसरे दिन खुद ही खाना पीना स्टार्ट कर देती। 10वीं के पेपर होने को थे, पूरे बोर्ड में टॉप किया था। योगीनाथ ने सब रिश्तेदारों को मिठाई बांटी, लेकिन स्नेहा खुश नहीं थी। ये खुशी तो माँ बाप के साथ मनाने में होती है, लेकिन उसके माँ बाप तो उसे पैदा करके ही भूल गए थे। दादा दादी ने उसका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया था। अपनी जिंदगी में वो मगन हो गई थी, भूल गई थी कोई माँ बाप भी हैं और कोई राजनाथ जैसा आदमी भी है। लेकिन फिर जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया। जब वो कॉलेज के पेपर देकर फ्री हुई थी, उसे उसके दादी ने रोते हुए जो बताया, उसने तो उसके पैरों तले से जमीन खींच ली थी। उसके पापा आनंदनाथ को कैंसर था और वो उसे अपने पास बुलाना चाह रहे थे। वह खुद तो नहीं आ सकते थे, लेकिन वहाँ उनका इलाज चल रहा था। पर उन्होंने अपने माता पिता से बहुत इच्छा की थी कि वह स्नेहा को उनके पास भेज दे। पापा की इस बीमारी का सुनकर उसका दिल दुखा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बाहर नहीं आए और फिर उसने जाने से मना कर दिया। दादा दादी ने बहुत जोर लगाया, उसका पासपोर्ट वीजा सब कुछ मंगा लिया गया, लेकिन उसकी एक ही जिद थी, उसे नहीं जाना। कोई दूसरी बात नहीं। और फिर भी इतना मना करने के बाद वे आनंद तक पहुंच गई थी। वे जानते थे उनकी बेटी पर उनका हक है। उन्होंने फ़ोन कॉल पर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन स्नेहा ने फ़ोन पर बात करने से मना कर दिया। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। राजनाथ को रह रहकर उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बाप मौत के मुंह में जा रहा था और बेटी को अपनी घमंड प्यारी थी। उसका दिल कर रहा था कि वह खुद हिंदुस्तान आकर उसे थप्पड़ मार मार कर यहाँ से ले जाए, लेकिन वह राजनाथ को इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। क्या बात है योगी जी, क्यों अपसेट लग रहे हैं? इंदिरा देवी ने उनके पास आते पूछा। राजनाथ का फ़ोन था। आनंद की हालत ठीक नहीं, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए वहाँ। इलाज तो हो रहा है, फिर हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे? वे भी परेशान हो गए, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ी स्नेहा ने उनके शब्द सुन लिए थे। वह अपनी बेटी को याद कर रहा है और प्रॉपर इलाज नहीं करवा रहा। अब जाकर उसे समझाना पड़ेगा कि जो बोया है वह काटना पड़ेगा। बचपन से उस बच्ची को माँ बाप ने अपने प्यार से अलग रखा और आज वह चाहता है कि उसकी एक आवाज़ पर वह भागती उसके पास आ जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। हम एक हद तक ही स्नेहा को समझा सकते हैं, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। स्नेहा की साइड ले रहे थे और स्नेहा रोते हुए हंसने लगी। कोई था जो उसकी तकलीफ समझता था। 19 साल की हो रही थी, 4 साल की थी तब से वह अकेलेपन का गम को झेल रही थी। यूं तो सब थे, लेकिन माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। चाचा चाची थे। अचानक से ही उस जिद्दी लड़की ने ये फैसला कर लिया और अंदर आ गई। दोनों पति पत्नी एकदम से चौंक पड़े। मेरी फ़्लाइट की टिकट बुक करवा दो, मैं भी जाना चाहती हूँ। अचानक से उसके मुंह से ये सब सुनते योगी इंदिरा देवी को बहुत हैरानी हुई और ये झटका सा लगा, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखा और अगले दिन की फ़्लाइट बुक करवा ली। उसे अकेले लंदन भेज दिया। जाना तो योगी साहब को भी चाहिए थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने लंबे सफ़र से मना किया था। वह अकेले ही लंदन पहुंची। राजनाथ को योगीनाथ ने खबर दी थी। वह उसे एयरपोर्ट पर लेने पहुंच गया था। लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसकी नज़रों ने किसी अपनों को तलाश करती सब जगह ढूंढ लिया था। आपको कोई लेने नहीं आया, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं ले जाता हूँ। स्नेहा ने पलटकर उस आदमी को देखा, कम घूरा ज़्यादा, जो सारे सफ़र के बीच उसे तंग करता आया था, क्योंकि उसके सीट के बगल में ही उसका भी सीट बुकिंग था और ये सारे रास्ते स्नेहा को तंग करते आया था। तुमसे मदद नहीं मांगी, अपना रास्ता नाप लो। बहुत बदतमीज और मुंहफट दिखाई दे रही थी। फ्लाइट में उसने तभी लिहाज कर लिया था, पर अब ज़्यादा फ्री हो रहा था तो स्नेहा को आग सा लग गया। यार, आपसे मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ,
आप बदतमीजी पर उतर रही हैं। उस आदमी ने बुरा सा मुंह बना लिया। अपनी तमीज अपने पॉकेट में रखो। जब मुझे बात करनी ही नहीं तुमसे तो मेरी मदद क्यों करनी है तुम्हें? वे दोनों हाथ सीने पर बांधे लड़ने मरने के मूड में आ चुकी थी। स्नेहा अपने पीछे जानी पहचानी आवाज़ सुनती पलटी। पूरे 4 साल के बाद उस आदमी को देख रही थी जिसे जिंदगी में वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। वे उसे पहचान गई थी। कुछ ज़्यादा बदलाव तो नहीं आया था, बस देखने में पहले से कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जबकि वह स्नेहा को देखकर दंग रह गया था, क्योंकि उसमें तो अच्छा खासा चेंजिंग आ गया था। जो पिक्चर उसे योगीनाथ ने भेजी थी उसमें तो वो बिल्कुल स्कूल की बच्ची दिखाई दे रही थी, 2 चोटी बांधे हुए, जो राजनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन यहाँ तो वो अपने बाल को हल्का सा कलर करते, क्लेचर में ढीले छोड़ते, दुपट्टा गले में डाले, आंखों में चश्मा लगाए खड़ी थी। पूरी एटीट्यूड की दुकान लग रही थी। वह 2 कदम की दूरी तय करते उस तक पहुंचा था। पास खड़ा आदमी राजनाथ को देखते मुस्कुराया था। वह राजनाथ का दोस्त परसान था। दोनों एकदम एक दूसरे के आमने सामने हुए और हालचाल पूछने लगे। ऐसे में राजनाथ ने स्नेहा को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। वह बस उन दोनों को घूरती रह गई। वह गुस्सा पीकर अपना बैग लिए बाहर की तरफ निकली। चलो फिर तुमसे कल मुलाकात होगी, इस आफत को घर पहुंचा दूं। राजनाथ उसे एक्सक्यूज करता बाहर निकला तो वह सामने ही किसी टैक्सी को रोके उसे एड्रेस समझा रही थी। राजनाथ उसके हाथ से उसका बैग लेते अपने गाड़ी की तरफ बढ़ा तो स्नेहा उसे गुस्से से घूरने लगी। दोनों ही एक दूसरे के जिद में एक दूसरे को हरा रहे थे। वही गुस्से से खड़ी रही। तभी वह सामान रखकर वापस आया। खुद चलोगी या हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठा दूं? जो उसको गुस्से से घूरते हुए उसे नमस्ते तक करना जरूरी नहीं समझा। मैं अब 15 साल की स्नेहा नहीं जिसे आप हाथ पकड़कर मारते थे। आज हाथ लगाओगे तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। वह उसके पास होकर उसके कान में धीरे से बोलती वह खुद ही उस गाड़ी की तरफ बढ़ गई। राजनाथ तो उसका एटीट्यूड देखकर ही दंग रह गया था, लेकिन फिलहाल चुप रहना ही अच्छा समझा था। वह उसे लेकर अपने फ्लैट में आया जहाँ वे दोनों रहा करते थे। आनंद को भी अपने साथ रखा हुआ था। उसने अपनी कमाई से वहाँ अपना खुद का फ्लैट खरीद रखा था। लड़का पहले से ही बहुत मेहनती था, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना जानता था। 1 साल पहले ही उसने वहाँ शिफ्ट किया था। बहुत खुददार आदमी था, इसलिए आनंद के लाख चाहने के बावजूद भी वह उसके बड़े से घर में नहीं रह रहा था। पर अब जबकि उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, वह उनका ख्याल रखने के लिए उनको अपने पास लाया था। स्नेहा का बैग खुद उसे लिए रूम में छोड़ने आया था और उसके पीछे ही वह चली आई थी। फ्लैट बहुत खूबसूरत था। स्नेहा ने दिल ही दिल में तारीफ की, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा। ये अंकल जी का कमरा है, वह सामने है, चाहो तो जाकर मिल सकती हो। वह उसके तरफ देखता बोला, अभी दिल नहीं। वो बिस्तर के एक तरफ बैठी रूठे अंदाज में बोली। वह उसके पास आकर खड़ा हुआ, तो जल्दी से अपना दिल बना लो, क्योंकि तुम्हें यहाँ घूमने फिरने के लिए नहीं बुलाया, अंकल जी की खराब तबीयत की वजह से बुलाया गया है, जानती हो। एकदम उसकी बात काटते उठ खड़ी हो गई। खुद गर्ज लोगों की दुनिया में कमी नहीं, पर अफसोस माँ बाप को भी उस लिस्ट में शामिल करना पड़ता है, तो फिर यहाँ तकलीफ होती है। वह अपने दिल की जगह हाथ रखते दांत पर दांत जमाए बोली। वह छोटी सी लड़की को देखता चुप हो गया था, जिसका अंदाजा ही इतना जानलेवा था। ठीक है, जब दिल करे मिल लेना, वह इंतजार में है, अपनी कहता वह बाहर निकला और रुकते पलट आया। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, बाकी खाने पीने का सब सामान किचन में मौजूद है। वह ना चाहते हुए भी उसे बड़ी प्यार से बात कर रहा था। स्नेहा इस बार चुप रही। वह जा चुका था, जबकि स्नेहा की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू बह निकले थे। उसके दिल में न जाने क्यों पिता के लिए तड़प उठती थी। वह तड़प जो कितने दिन से दिल में दबाकर बैठी हुई थी। उसके जाते ही उसके कदम उस कमरे की तरफ उठे थे, आंखों में आंसू थे। वह धीरे से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई तो सामने बिस्तर पर सोए हुए पिता दिखाई दिए। स्नेहा पूरे जिस्म से कांप कर रह गई। वह उसके पापा नहीं थे। उनके गाल पिचके हुए थे, आंखों के नीचे काले निशान पड़े थे, चेहरे की चमक उड़ गई थी। वह करीब हड्डियों का ढांचा बचे थे। उन्हें देख जोर जोर से रोते हुए पीछे हुई, दीवार के साथ जा लगी। नहीं, ये मेरे पापा नहीं हैं। उसने हमेशा पिता को एक हैंडसम और रौबदार आदमी देखा था। उनकी पर्सनैलिटी बहुत जानलेवा था और स्नेहा को बहुत पसंद थी। चुप चुप कर पिता को निहारा करती थी, और जब वे लंदन आ गए तो योगीनाथ के मोबाइल से पिता की तस्वीर निकालकर अपने मोबाइल में सेंड कर लिया करती थी, फिर अपने रूम में बैठकर उनको देखा करती थी। ये राज आज तक किसी को मालूम न होने दिया, क्योंकि स्नेहा को अपने राज रखने आते थे। अचानक उसकी रोने की आवाज़ सुनता राजनाथ अंदर दाखिल हुआ। वह उसकी तरफ बढ़ा, जो अब ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हुई थी। वह उसे लिए कमरे से बाहर निकला। वह नहीं चाहता था स्नेहा आनंदनाथ के सामने रोए। ये मेरे पापा नहीं, ये मेरे पापा नहीं, वह अजीब अंदाज में बोली थी। राजनाथ को अपने आपे में नहीं लग रही थी। पहली बार जो भी उनकी हालत देखता
वह ऐसा ही बोलता था। फिर उसने भी तो अचानक ही देखा था। उसका इस तरह का एक्ट करना कोई अलग बात नहीं थी। नेहा इधर देखो, संभालो खुद को। वह उसे सहारा देता एकदम बुखला गया था। उसके हाथ नहीं आ रही थी। बार बार उसे खुद को छुड़ाकर आनंद के कमरे की तरफ लपक रही थी। मुझे मेरे पापा लाकर दे दो, ये मेरे पापा नहीं हो सकते। वह बच्चों की तरह रो दी। राजनाथ का कॉलर पकड़ गई। उस वक्त वह अपने होश हवास में नहीं लग रही थी, इसलिए राजनाथ ने उसकी उस गलती को नज़रअंदाज कर दिया, वरना अच्छा खासा सबक सिखा सकता था। वह उसके दोनों हाथ थामे टीवी हॉल में लाते उसे बिठाया और उसके दोनों हाथ को थामे उसे देखता रहा। स्नेहा वो लग ही नहीं रही थी जिसे अभी कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी। ये तो कोई और छोटी सी बच्ची लग रही थी। मेरे पापा को क्या हुआ? वह आंसू बहाती उससे पूछ रही थी। जो उस वक्त उनकी हालत है वह बहुत नाजुक है स्नेहा, लेकिन अच्छा हो सकता है अगर अपना प्रॉपर इलाज करवाएंगे तो। अब की बार वह धीरे से बोला, वे तो आपको अपना बेटा मानते हैं ना, फिर क्यों नहीं इलाज करवा रहे आप उनका? वह अपने आंसू पोंछती बोली। राजनाथ ने गहरी सांस ली। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम्हारे साथ एक और हस्ती का जो शायद तुमसे भी ज्यादा जिद्दी है। वह पीछे होता गहरा सांस भर गया। वह जिसकी बात कर रहा था, स्नेहा ने उसे सवालिया नजरों से देखा, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गई। उसके दिल में माँ के लिए नफरत और ज़्यादा बढ़ गई। वे पापा से मिलेगी, अपने आंसू पोंछती बोली। हाँ, लेकिन उनके सामने रोना नहीं, उन्हें हौसला देना है। इस हालत में उन्हें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। नेहा, उनके दिमाग का एक हिस्सा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, शायद तुम्हें पहचान ना पाए, लेकिन तुमने उन्हें रोकर नहीं दिखाना, उसे समझा रहा था। फिर से आंसू बहाने लगी। स्नेहा पत्थर दिल थी, लेकिन उस वक्त वह कोई और ही स्नेहा लग रही थी। कैंसर सुना था, लेकिन जब आज अपने किसी को कैंसर में देखा तो पता चला ये बीमारी कितनी जानलेवा होती है। वह बाप के पास बैठी उनसे बातें करने लगी, उनका हाथ थामे अपने होठों से लगाए, आंसू सब्र से पीने लगी। उसने अपने पिता के माथे पर होंठ रखे, सर नामे हिलाती दूर हुए। दूर रहो मुझसे स्नेहा बेटा, तुम्हें भी एलर्जी हो जाएगी। न जाने वह ये सब कैसे बोल गए। पापा, आपको ठीक होना है मेरे लिए। खुदगर्ज जिद्दी स्नेहा तो कहीं थी ही नहीं। उसके बाद आनंद साहब के दिल पर जा लगे। वह इतने साल में पहली बार मुस्कुराए और फिर उनका इलाज शुरू हुआ, क्योंकि अब वो जीना चाहते थे। राजनाथ ने दिन रात एक कर दिया। उनके सारे टेस्ट एक बार फिर से होने लगे। कीमोथेरेपी हुई। अब कुछ हद तक अच्छे दिखने की कोशिश करते। उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। राजनाथ पानी की तरह पैसा बहा रहा था, बस उसे अपने अंकल को वापस चाहिए था। उनके तरफ से कुछ हद तक तसल्ली में हो गया था, लेकिन अचानक उनकी नई फरमाइश पर राजनाथ स्नेहा भी बुरी तरह से अपसेट हुई थी। उनकी इच्छा थी कि राजनाथ और स्नेहा की शादी हो जाए। स्नेहा किसी हालत में राजनाथ को अपना लाइफ पार्टनर नहीं देखना चाहती थी, तो दूसरी तरफ राजनाथ का भी यही हाल था। पर आनंद साहब की हालत को नज़र में रखते हुए दोनों को ये करना ही पड़ा था और शादी हो गई। हिंदुस्तान से योगीनाथ और इंदिरा देवी, बाकी घर वालों ने वीडियो कॉल पर ही उसकी शादी अटेंड की थी। योगीनाथ ने उन दोनों को बहुत बधाई दी, जबकि ये वही जानते थे ये फैसला कितना सही होने वाला है। वे दोनों एक दूसरे की शक्ल भी बहुत मुश्किल से देखना पसंद करते थे और अब कहाँ सारी जिंदगी देखने वाले थे। पर आनंदनाथ की वजह से ये दोनों चुप थे, ये शादी कर गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने इलाज की शर्त यही रखी थी। वे दोनों अभी घर पहुंचे थे और बहुत ज़्यादा थकान का शिकार हो गए थे। सोफे पर बैठे दोनों ही अपनी अपनी आंखें मूंद ली। दोनों में से कोई भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वे शादी जैसे मजबूत रिश्ते में बंध गए थे। कुछ खाना हुआ तो किचन में सब है, मैं सोने जा रहा हूँ। वो अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाता कमरे से बाहर चला गया। कि स्नेहा ने ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। वो खुद इतना थक गई थी कि उसे खाने का क्या होश होना था। वहीं सोफे पर सर रखे आंखें मूंद गई। उसे न जाने कितनी देर हुई थी सोए कि अचानक जोरदार बिजली कड़की। बिजली के कड़क से उसकी आंखें खुल गई थी। बिजली दोबारा कड़की। सामने ही टीवी हॉल का डोर खुला हुआ था और हवाओं ने इधर का ही मुंह कर रखा था। बिजली कड़की तो जोरदार बारिश शुरू हो गई। स्नेहा को बारिश अच्छी लगती थी, लेकिन उसके साथ बादलों की गरज, चमक, बिजली की कड़क उसके पैरों तले से जमीन खींच लेती थी। बचपन में थी जब वो बादल गरजने की आवाज़ सुनती थी तो अलमारी में छुप जाया करती थी। बिजली चमकी, स्नेहा की बेचैनी बढ़ने लगी। कानों पर हाथ रखे वहां से उड़ती फिर से बिजली चमकती देख वह पीछे की तरफ भागी, सीधा राजनाथ के रूम की तरफ भागते। अचानक उसे बाहर निकलता देख उसके सीने से जा लगी। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? उसे अपने सीने से लगा देख एकदम बुखला गया। वह उसे खुद से दूर करता, वह उतना ही उसके सीने में छुपती जा रही थी। इतनी जोर से उसके साथ चिपकी थी
कि राजनाथ को सांस लेना बड़ा मुश्किल पड़ गया था। पहले वाली बच्ची नहीं थी, अपनी जवानी से उसे अच्छे से मिलवा गई थी। पहली बार यूँ किसी लड़की के गले लगा उसे महसूस हो रहा था। यकीन नहीं कर पा रहा था यही वो स्नेहा है। बादल फिर से गरजे तो वे चिल्लाते ज़्यादा उसके सीने में दुबक गई। राजनाथ ने अपने दिल को बेकाबू किए एक गहरा सांस भरता उसे लिए कमरे में आया। दरवाज़ा लॉक कर लिया, लेकिन बादल की गरज और चमक कैसे रोक पाता। वह आवाज़ तो अंदर तक सुनाई दे रही थी। स्नेहा अब ठीक है, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। वह किसी तरह उसे खुद से दूर करना चाहता था जो उसके चौड़े सीने में छुपी हुई थी। बाहर बादल, प्लीज मुझे छुपा लीजिए, किसी अलमारी में बंद कर दो। वह उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे आंसू बहाते गहरी नीली आंखों से उसे देखती बोली। यही पल था जब राजनाथ के दिल की दुनिया को हिलाकर रख गई थी। वह अब भी उसके सीने से लगी बैठी थी। राजनाथ ने पीछे बैठ के सिरहाने से टेक लगा ली। उसे छोड़ नहीं रही थी, बिल्कुल उससे चिपकी हुई थी। उसे अपनी गोद में बिठाते वह पीछे हुआ तो उसकी गोद में दुबक कर बैठ गई। राजनाथ ने अपना होंठ दांतों तले दबाया। वह उसके जज्बात पर बुरी तरह दबाव बना चुकी थी। रात की तन्हाई थी और वह उसकी धर्मपत्नी बन चुकी थी। वह उस पर हक भी रखता था। उसके दिल में इसी तरह के ख्याल उमड़ने लगे थे और उसके सीने से जा लगी थी। अपनी जवानी उसे अच्छी तरह से महसूस करवा गई थी। राजनाथ ने बेकाबू होकर अनजाने में उसके कमर के पास अपने बाजू जमाए तो अगले ही पल स्नेहा का बॉडी वाइब्रेट करता एक पल को थम सा गया। वह जो अभी तक डर के कांप रही थी, अचानक मजबूत हाथ उसके कमर और नाभि पर गया तो उसका डर कम हुआ था। उसने और ज्यादा अपनी बाहें आगे करते अब राजनाथ का हाथ उसके कमर से हटकर उसके गर्दन पर गई थी। वह और ज्यादा उसके साथ चिपक गई थी। वह उसे अपना रक्षक समझ रही थी, जैसे गरजते बादल चमकती बिजली अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। पर वह राजनाथ का बहुत कुछ बिगाड़ गई थी। उसके दिल की दुनिया में हलचल मचा गई थी। उसके जज्बात उभर चुकी थी। उसके जिस्म करंट पैदा करने लगी थी। वह धड़कते दिल के साथ आंखें मीचे अब उसको पूरा महसूस करता धीरे से चेहरा उसकी गर्दन पर घुसाया और उसके नाजुक गर्दन पर किस करने लगा। कि होठों का दबाव अपने गर्दन पर महसूस करती स्नेहा को करंट सा लगा था। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। होठों का दबाव बिखेरने लगा था जो उसकी गर्दन पर महसूस हो रहा था। स्नेहा के दिल की धड़कनें बढ़ी थी, जबकि सामने के दिल की धड़कनों को भी वह आराम से सुन रही थी। वह पूरी तरह उसके बाहों में थी। उसके बालों को चेहरे से पीछे हटाता वह उसके गर्दन पर अब पूरा झुकता अपने होठों में भर गया था। स्नेहा सिसक कर रह गई। अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह खुद उसके सीने से आकर लगी थी। सामने वाले को क्या इल्जाम देती, लेकिन उसको हक नहीं था कि वह उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाता, पूरी तरह उसमें गुम होता। अब स्नेहा ने एकदम से उसे पीछे धक्का दिया। वह झटके से पीछे होता उसे देखने लगा। दोनों की नज़रों का गहरा आमना सामना हुआ। अपने सीने पर से उसका हाथ हटाती खुद से दूर धकेल चुकी थी, जबकि अभी तक खुद उसकी गोद में बैठी हुई थी। राजनाथ उसके यूं पीछे करने पर अपने होश हवास में आया था, जो कुछ देर पहले उस लड़की के नज़दीक प्यार ने उसके होश छीन लिए थे। क्या क्या कर रहे थे आप? शर्म नहीं आती? यूं मेरा फ़ायदा उठाते हुए उसके सब तीर की तरह राजनाथ के दिल में लगे। उसके कमर में हाथ डाले एकदम बिस्तर पर पटक चुका था। उसका सर तकिए पर रख गया था। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो। कब फ़ायदा उठाया मैंने तुम्हारा? वह ठंडे शब्दों में उससे पूछ रहा था। अभी जो मेरी यहाँ गर्दन पर निशान डाल रहे थे वो क्या था? अपनी गर्दन की तरफ इशारा करती बोली तो राजनाथ के दांत के निशान दिखाई दिए। उसके चेहरे की तरफ देखते अगले ही पल उसके गर्दन पर फिर से झुकता जोर से वहां काट गया। स्नेहा तड़प कर रह गई। उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन उसके गर्दन के साथ जोक की तरह चिपक गया था। राजनाथ, प्लीज रुक जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वह धीमा धीमा चिल्लाई। उसके दोनों हाथ पकड़ते तकिए के ऊपर एक साथ दबा गया, लेकिन अपना चेहरा उसकी गर्दन से नहीं हटाया। स्नेहा की आंखों से आंसू टूटकर तकिए में गिर रहे थे। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। वह कैसे उसका फ़ायदा उठा सकता था, यूं उसके नज़दीक आ सकता था? वह उसे अपने आप को छुड़वाते देखा तो खुद ही पीछे हुआ था। इसे कहते हैं फ़ायदा उठाना। जो कुछ देर पहले तुम मेरे साथ ऐसे चिपक कर मेरे जज्बात के साथ खेल रही थी। वह उसके चेहरे के पास चेहरा करके धीमे अंदाज में दहाड़ा था। आज पहली बार स्नेहा को उससे डर लगा था। बचपन में जब भी वह उससे मार खाई कभी नहीं डरी, पर आज उसके इस व्यवहार से उसे डर लग गया था। वह पीछे हटा, उसे खड़ा कर गया। वह बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी हुई, जबकि राजनाथ उसकी कलाई एक हाथ से थामे हुए था। गौर से देखो, ये मेरा कमरा है और ये बिस्तर भी मेरा है। तुम यहाँ चलकर आई थी,
मेरे सीने से चिपकी थी। मैंने तुम्हें खुद से दूर किया, लेकिन तुम फिर भी मेरे सीने में समाती रही। मुझ पर खोलती गई, बहुत बार तुम्हें पीछे हटाया, लेकिन तुम एक बार भी नहीं हटी हो और ज़्यादा मेरे सीने में छुपती गई। अपनी जवानी का एहसास मुझे दिलाने लगी। मैं भी इंसान हूँ और तुम मेरी धर्मपत्नी हो। मेरे जज्बात भी अंदर से हिचकोले मारने लगे। मैं क्या कर सकता हूँ? अब की बार वह उसके पास होता, 2 कदम की दूरी पर रुक गया। मैं भी तो जज्बात रखता हूँ ना। शादी कर चुका हूँ तुमसे। तुम मेरे करीब आओ तो ठीक, मुझे भटकाओ तो ठीक, और मैं बहक गया तो फ़ायदा उठा रहा हूँ। वाह, ये कहाँ का इंसाफ है। अब की बार वह उसका हाथ छोड़ दिया। उसने अपने गालों पर बहते आंसू पोंछे। जाओ यहाँ से, वह अपना मुंह फेरते ठंडे शब्दों में बोला। बारिश अभी भी जोर से बरस रही थी। सुना नहीं तुमने? आउट। वह उसके तरफ पलटता, खूंखार नज़रों से उसे देखता दहाड़ा तो वह एकदम कांपते दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन दरवाजे के पास जाते वहीं ज़मीन पर बैठ गई। वह स्नेहा आनंद की बेटी थी, जो किसी से नहीं डरती थी। वह उन बादलों के, इस बिजली के चमकने से किसी ने भी तो उसे अपनी गोद में लेकर नहीं कहा था कि मत डरो, ये सब कुछ नहीं कहेंगे। वह अंधेरे से दोस्ती करने वाली बिजली की चमक से डरती थी। वही दरवाजे के पास घुटने के बल बैठे हुए, आंखों में ढेरों आंसू और डर लिए सब तरफ देख रही थी। आज उसको अलग ही एहसास हो रहा था। वे अभी वही 4 साल की बच्ची है, जिसके अंदर का डर आज भी वैसा ही है। सुबह पूजा आराधना के लिए उठा तो दरवाज़ा खोलकर बाहर आया, लेकिन दरवाजे की तरफ सिमटी बैठी स्नेहा पर निगाह जा ठहरी। वे वहीं बैठे बैठे सो गई थी। राजनाथ ने आगे बढ़ते जल्दी उसका सर सीधा किया, जो एक तरफ ढलका हुआ था। उसे हल्का हल्का बुखार हो रहा था। राजनाथ को खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसे बाहों में उठाए वह रूम में लाया और बिस्तर पर लिटाया था। उस पर कंबल उड़ा दिया। गहरा सांस भरते वक्त देखते सुबह नहा धोकर मंदिर में जल चढ़ाने चला गया, जबकि वो बुखार में तप रही थी। आनंद अंकल का 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दी थी। वह उस 1 हफ्ते में राजनाथ के साथ रोजाना हॉस्पिटल जाती, बाप की सेवा करती। राजनाथ उसके बिल्कुल साथ साथ था। उस रात की कोई बात दोबारा राजनाथ ने नहीं दोहराई और ना ही स्नेहा ने। दोनों को अब आनंद की बहुत फिक्र लग रही थी। और फिर ऑपरेशन का दिन भी आ गया। हिंदुस्तान में भी सबको बता दिया गया। सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। ऑपरेशन के दिन वह सारा वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी सोचों में डूबी हुई थी। पापा को कुछ हो गया तो वह उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उसके सामने वह औरत दिखाई दी, वही शान शौकत, वही नखरीला अंदाज, लेकिन कदमों में लड़खड़ाहट, चेहरे पर परेशानी, आंखों में नमी। चीख चीख कर कह रही थी कि वह अपने पति की बीमारी की खबर सुनते यहाँ पहुँची है। और उनके साथ राजनाथ को देखते स्नेहा के दिल में गुस्से की टीस उठी थी। जिस तरह वह उसके पिता का ख्याल रख रहा था, स्नेहा के दिल में अपनी जगह बना रहा था। पर अब उसे अपनी इस जालिम माँ के साथ देखा तो एक बार फिर से नफरत ने उसे घेर लिया। वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर अपने पति को देखने के लिए खड़ी हुई थी। फिर वह रोते हुए एक बेंच पर बैठ गई। स्नेहा अपनी जगह बुत बनी खड़ी रही। हौसला रखिए, वे ठीक हो जाएंगे। राजनाथ ने उसके पास बैठे उनके कंधे पर हाथ रखते थपकी दी। वह उसके कंधे पर सर रख गई और रोते हुए सरना में हिलाया। न जाने क्यों स्नेहा को ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कैसे वह राजनाथ के कंधे पर सर रख सकती है? और तो और राजनाथ ने उन्हें अपना कंधा भी दे दिया। वह पहली बेटी थी जो उसकी इस तरह के व्यवहार पर जल रही थी और अपना मुंह फेर लिया था। स्नेहा अपने पीछे उनकी आवाज़ सुनती चौंकी और जरा सा पलटी। मेरी बच्ची, वह रोती उसे अपने सीने से लगाने को तड़पी थी। आगे बढ़ी कि स्नेहा 4 कदम उनसे दूर हुई। उसका चेहरा बिल्कुल बौखलाया हुआ था। वह थम गई। उन्हें अपनी बेटी के चेहरे पर वह तड़प दिखाई न दी जो उनके दिल में थी। स्नेहा, उन्होंने उसे फिर से बुलाया तो स्नेहा नफरत से अपना मुंह फेर गई। उसने उससे बात करना भी गवारा न किया। कल्पना ने पलटकर राजनाथ को देखा तो उसने तसल्ली दी, उन्हें वापस बिठा दिया। अभी गुस्सा है, थोड़ा वक्त दो, वह ठीक हो जाएगी। मुझे गुस्सा नहीं राजनाथ, मुझे उसके आंखों में मेरे लिए नफरत दिखाई दी है। वह मुझसे नफरत करती है। हिचकियों से रोती बोली, जब सारी सच्चाई जानेगी तो खुद ब खुद आपसे माफ़ी मांगेगी। वे अभी बहुत आराम से उन्हें तसल्ली दे रहा था। फ़ोन पर हिंदुस्तान से आई कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से उठता बाहर आ गया। कुछ वक्त के बाद कल्पना स्नेहा के पास बैठी, उसके कंधे पर हाथ रखा तो वे दूर हटी। दूर रहो मुझसे, वे एकदम गुस्से से चिल्लाई थी। अंदर से आते राजनाथ ने अपने होंठ बीचे। उसकी ऊंची आवाज़ सुनी, हद में रहो, हॉस्पिटल में जुबान को कंट्रोल में रखो।
उसके पास होता गुस्सा करते धीरे से बोला, इनसे कह दीजिए कि ये मेरे पास ना आए वरना मैं खुद को कुछ कर लूँगी। वह गहरी सांस भरते इस वक्त अपने आप में नहीं लग रही थी। ओके रिलैक्स, नहीं आएगी वह तुम्हारे पास, यहाँ बैठो आराम से। वह उसे तसल्ली देता एक तरफ बैठा दिया। उसका हाथ उसे उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था। राजनाथ ने उसका माथा चेक किया, गर्दन देखी और महसूस किया तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उठो जल्दी, डॉक्टर को चेक करवाओ। घर चले, मुझे कहीं नहीं जाना। जब तक पापा का ऑपरेशन नहीं हो जाता मुझे कहीं नहीं जाना। वह जिद्दी लड़की फिर से जिद लगा चुकी थी। आंखों में नींद थी, चेहरे पर थकन थी, दिल में बस एक ही प्रार्थना, पापा ठीक हो जाएं। करीब 5 से 6 घंटे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए। राज उनको पुकारा। स्नेहा भी धीरे से कदम उठाती पास आई। मेरे पापा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टर ने मास्क नीचे किया, हल्का सा सांस लिया। आपके पापा बहुत किस्मत वाले हैं, हमने कामयाबी से ट्यूमर निकाल दिया है। स्नेहा की आंखों में नमी तैर गई। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। वह थर थर काँप रही थी, आंखें मीचे, लेकिन अभी वह आईसीयू में ही थे। कम से कम 6 से 7 घंटे बाद ही होश में आएंगे। उस बीच हम उनका बीपी, ऑक्सीजन और ये सब मैनेज करेंगे। उनकी बात सुनते स्नेहा की टांगों से जैसे जान निकल गई। राजनाथ ने जल्दी उसे संभाला। बुखार की हद बढ़ रही थी। राजनाथ ने उसे अपने साथ लगाया। राजनाथ बेटा, तुम इसे घर ले जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी आंटी, आप भी घर चलिए। नहीं, मैं यहीं रहूँगी उनके पास, मेरी फिक्र ना करो। तुम्हारी आंटी ने इतनी ठोकर खाई है, अब बहुत मजबूत हो गई है। तुम जाओ, उसे ले जाओ, कुछ खाकर मेडिसिन लेकर रेस्ट करेगी तो शायद ठीक हो जाएगी। वह स्नेहा के चेहरे को प्यार से छूने लगी कि वे आंखें मीचे ही राजनाथ के सीने में मुंह छुपा गई, जैसे वे बताना चाह रही हो कि राजनाथ मेरा है और पापा भी मेरे हैं, हमसे दूर रहिए। वह बोली तो नहीं, लेकिन एहसास ही दिला रही थी। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, कोई भी समस्या हो, किसी चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत हो, मुझे जल्दी कॉल कर लेना। वह उन्हें बताता स्नेहा को लेकर बाहर गाड़ी में बैठा। गाड़ी रोड पर डाल चुका था। अपने दोस्त प्रशांत को भी कॉल कर चुका था। वह अस्पताल पहुंच जाए। वह हमेशा हर मौके पर उसका साथ देता था और स्नेहा की आंखें बंद थी। वह उसके दिमाग पर उस वक्त हथौड़े बरस रहे थे। जरा सी आंखें खोलकर देखना चाहा। राजनाथ के मजबूत हाथों पर निगाह जा ठहरी। उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। उसके सफ़ेद हाथ पर उसकी निगाहें बार बार जा रही थी। एक दिन इसी हाथों पर उसने छड़ी मारी थी। उसका दिल उससे नफरत में हुआ था। ये सब सोचते सोचते वह घर आ गया था। वह उसे अपनी बाहों में भर गया, अंदर लाया, मैडम को अपने पापा के लिए बुलवाया, उनकी देखभाल करने के लिए, और ये खुद ही बीमार होकर बैठ गई हैं और अब अपनी सेवा करवाने लगी हैं। तो मत करो सेवा, जाइए अपनी आंटी के पास। वह जो उसे बिस्तर पर लिटा रहा था उसकी बात सुनते थम सा गया। वह तुम्हारी भी कुछ लगती हैं। कुछ नहीं लगती मेरी, वह सब मतलब के हैं। मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी। आप मुझे हॉस्पिटल से क्यों लेकर आए? वह मेरे पापा को कुछ कर देगी। पागल हो गई हो? वह पत्नी है उनकी, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं उनसे। राजनाथ ने उसे टोका। झूठी औरत सिर्फ खुद से प्यार करती हैं, उन्हें सिर्फ अपनी जीत प्यारी है। वे बैठ के सिरहाने से टेक लगाते अपना सर थाम गई। वह चुप से बाहर जाता, उसके लिए खाना ट्रे में ले आया। मुझे भूख नहीं है, मैं नखरे उठाने वालों में से नहीं हूँ। तुम खाना खाओ, मेडिसिन लो और ठीक हो जाओ। अगर पापा के पास जाना है तो वह उसे धमकी दे रहा था। भूख से उसकी तबीयत बेहाल हो रही थी, इसलिए बिना नखरा किए खाना खा लिया। खाना खाते उसमें कुछ एनर्जी सी आई। पकड़ो ये दवाई, उसे दवाई दे रहा था। खाना खिलाया, बस वही बहुत है, मुझे कोई दवाई नहीं खानी। वो मज़े से पीछे होकर लेटती कंबल ओढ़ने लगी। वह थोड़ी देर सोना चाह रही थी, फिर उसे अपने पापा से मिलने जाना था। स्नेहा, मैं बहुत आराम से कह रहा हूँ, दवाई खा लो। उसके पास होता जरा सा झुक कर बोला, नहीं लेती। वह भी जिद लगाकर बैठ गई। बुखार में पूरा जिस्म तप रहा था, लेकिन जिद से पीछे हट जाए ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। चुपचाप ले लो, फ़ायदे में रहोगी, वरना मैं फिर अपने तरीके से खिलाई तो फिर शिकायत मत करना। वह उसे लास्ट वार्निंग दे रहा था। अच्छा कर लो जो करना है, मैं देखती हूँ आप बड़े ज़िद्दे हैं या मैं। वह उसे चैलेंज कर गई, जबकि राजनाथ उसे देखता गुस्से में घूंट भर गया। दवाई अपने हाथों के बीच रखी। स्नेहा को समझ ही नहीं आई कि वे क्या करने वाला है। अगले ही पल वह उस पर झुकता, उसकी कमर पर हाथ डाले उसे जरा सा ऊपर को उठाता, बैठ के सिरहाने से टेक लगवा गया था। उसको जबड़े से थामे, उसके होंठों को ऊपर करता, उस पर झुका, दवाई उसके मुंह में डालता, साथ ही मुंह में रखा पानी उसके मुंह में उड़ेल दिया। स्नेहा ने उल्टी करनी चाहिए, लेकिन राजनाथ ने उसके होंठों को अपने होंठों में लॉक कर लिया, उस पर झुकता चला गया। मजबूरन स्नेहा को वह दवाई गले से नीचे उतारनी पड़ी। अपनी जीत पर वह पीछे होता, अब उसे घूर रहा था जैसे वे जीत गया हो।
जो गहरी सांस भरती उसे ही घूर रही थी। कैसा लगा मेरा अंदाज़ा? ज़रूर अब कभी चैलेंज नहीं करोगी, वह उसे समझाते कहता पीछे हट गया। जबकि वो मुंह तक कंबल लेती उसमें छुप गई थी। लाइट ऑफ करता हुआ वह भी नहाने चला गया। उसे सोए करीब 3 घंटे हो गए थे। एकदम से उसका दिल घबराया। वह कंबल हटाती उठ बैठी। उसका पूरा जिस्म पसीने में भीग रहा था। कपड़े तक भीगे हुए थे। उसके जिस्म के साथ उसके कपड़े चिपके हुए थे। उसने बड़ी मुश्किल से उठते एकदम लाइट ऑन की और अलमारी से अपना ड्रेस निकालती बिस्तर तक आई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वह बाथरूम में जाकर ड्रेस चेंज कर लेती। वहीं बैठे बैठे उसने अपनी शर्ट उतार दी। तभी दरवाज़ा खुलने पर राजनाथ सीधा अंदर दाखिल हुआ। उसे इस हालत में देखता वहीं थम गया। स्नेहा उसे यूं बेधड़क अंदर आता देख अपनी होश की दुनिया में वापस लौटी। जल्दी से खुद को ढकना चाहा, जबकि राजनाथ अपना मुंह फेर चुका था। आप जिधर दिल करता है मुंह उठाकर आ जाते हो, वह रोते हुए बोली। जल्दी से चेंज करो, हॉस्पिटल भी जाना है। मैं तो तुम्हारा बुखार चेक करने आया था। तुमने तो अपने जिस्म का खुद दीदार करवा दिया, तो मैं क्या करूं? वह भी एक तरफ गर्दन तिरछी किए बोली थी। आप आने से पहले दरवाज़ा नॉक करके आ जाते। वह 2 टूक जवाब देता। अब बाकायदा उसके तरफ मुड़ा। वह अभी तक अपनी शर्ट हाथ में थामे मुंह खोले उसे अपनी तरफ आता देख रही थी। पत्नी हो मेरी, मैंने शादी की है तुमसे, तुम्हें देखने का मेरा पूरा हक है। उसकी आंखों की ताक को देखते स्नेहा ने खुद पर पूरा कंबल किया और मुंह छुपा लिया। प्लीज़ बाहर जाइए, मैं चेंज करके आ जाती हूँ। एक शर्त है। वह उस पर झुकता उसके पीछे बेड से टेक लगा गई। अस्पताल जाकर मम्मी से कोई बदतमीजी नहीं करोगी। वह उसे समझा रहा था और वार्निंग दे रहा था उस औरत के लिए जिसे वह देखना भी नहीं चाहती थी। आप मुझे धमकियाँ मत दो, मैं डरती नहीं आपसे और उस औरत से। मम्मी है तुम्हारी, तमीज़ से नाम लो उसका। राजनाथ ने उसे टोका। मुझे उससे कोई संबंध ही नहीं रखना, समझे आप? और हाँ, दूर हटो मुझसे। वह मुंह बनाते पीछे हटने लगी। लगता है उस दिन का काटा हुआ भूल गई हो। उसके गर्दन को देखते उस दिन को याद दिलाने लगा। स्नेहा वो पल याद करती झुलस गई थी। अब अगर यूं दोबारा आपने ऐसी हरकत की तो बदले में आपको भी वही सब मिलेगा। इस बार भी गुस्से से बोली थी। तुम फिर मुझे चैलेंज कर रही हो? एक ही पल में राजनाथ की आंखों में खुमारी उभरी थी। दूर हटिए। स्नेहा का जिस्म कांप उठा, सांस भारी हो गई। तभी वह दिल की बात करता उसके बालों में हाथ डाले उसकी साफ मुलायम गर्दन पर झुकता हुआ बिल्कुल पागल हो गया था। वह धीरे से उसके गर्दन को होठों में भरता एकदम उस पर दांत गड़ा गया। स्नेहा जरा सी सिसकी थी, उसे पीछे हटाना चाहा। उसके कंधे पर नाखून गाड़ गई। राजनाथ ने उसकी दोनों कलाइयों को थामे पीछे तकिए पर गिरा दिया और प्यार से अपना कार्यक्रम चालू रखता गर्दन पर निशान छोड़ता चला गया और वह चीखती हुई खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही। ऐसे में कंबल उसके जिस्म से फिसलता चला गया। वह अपना काम करता जरा सा पीछे हटा तो बेहद दिलकश नज़ारा उसे देखने को मिला। तो वह अपनी पलकें झपकना भूल गया था। वह उसकी नज़रों का बहाव देखती, नम आंखों से उसे देखती, जल्दी से खुद को ढकती, उसकी गर्दन पर मुंह डालते, अपने दांतों में उसकी गर्दन को चूमता। राजनाथ ने अपने होंठ खींचे तो उसने लपक कर उसके गर्दन को अपनी दांतों में भर लिया था। उसने काफ़ी दर्द सहा था पर वह तो चिपक ही गई थी किसी ज़ोंबी की तरह। उसका सांस उतरने की दर पर थी। उसे पीछे हटाना चाहा लेकिन वह तो और ज़्यादा गुस्से में उसको जगह जगह काटती। मजबूरन राजनाथ उसे पीछे हटाने के लिए उसकी धड़कनों को मुट्ठी में भर गया। वह चीख मारती एकदम पीछे हटी। दोनों ही अगले पल एक दूसरे से दूर हुए थे। राजनाथ अपने गले को पकड़े उसे घूरता रहा जबकि वह कंबल को खुद पर ओढ़े गुस्से में भरी नज़रों से घूरा था। वक्त आने दो, गिन गिन के बदले लूंगा तुमसे। ऐसी ऐसी जगह काटूंगा कि तड़पती रह जाओगी। वो माथे पर बल डाले धमकी देता बाहर निकल गया। बहुत हीरो बनता है, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। अपनी बारी में कैसे तिलमिला गया। अपने कारनामों पर खुद को सराहती ड्रेस चेंज करने लगी। फिर से उसके शरारत याद आ गई। बदतमीज, मेरे साथ कैसे वह सब कर रहा था। पापा ने शादी क्या करवा दिया, अब मुझ पर अपना हक जताने लगा है। बेशरम कहीं का। पहले तो ऐसा नहीं था, न जाने क्यों इतना बदल गया है। स्नेहा, बदल तो तुम भी गई हो। दिल ही दिल में उसे चाहने लगी हो। उसका चूमना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, इस बात को स्वीकार कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं। वह खुद से लड़ रही थी लेकिन इतना ही उलझती जा रही थी। आनंद साहब को होश आ गया था। अपने सामने बेटी की जगह सबसे पहले पत्नी को देखते वे एकदम खाली खाली नज़रों से उसे देखने लगे। अगले ही पल आंखें मूंद ली। वह उनसे नहीं मिलना चाहते थे। अंकल आप ठीक है? राजनाथ की आवाज़ उनके कानों से टकराई तो उन्होंने आंखें खोली। स्नेहा कहाँ है?
बड़ी मुश्किल से बोले, उन्हें अपनी बेटी चाहिए थी और फिर बेटी से मिलकर वे तो जी उठे। स्नेहा अपने पापा को ठीक देखकर भगवान का धन्यवाद करती नहीं थक रही थी। करीबन 10 दिन के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। राजनाथ उन्हें घर ले आया था, जबकि कल्पना आंटी को भी साथ लाना नहीं भूला था। दोनों बाप बेटी उससे बाय काट करके बैठे हुए थे, लेकिन वह फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। वे अब काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। स्नेहा तो 24 घंटे उनके पास ही रहती थी, यहाँ तक कि वह कुछ देर को भी आनंद साहब को अकेला नहीं छोड़ती थी। कहीं कल्पना उनके पास न बैठ जाए, उनसे बात न कर सके। मजबूरन एक दिन राजनाथ को उसे घर से दूर ले जाना पड़ा और ये सब उसने प्लानिंग से तय की थी। कल्पना को फ़ोन कर दिया, वे आज रात आनंद अंकल के पास रुकेगी। कबाब में हड्डी को वह ले गया। कल्पना देवी के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ, उनकी आंखों में आंसू भर आए। राजनाथ उनका कितना साथ दे रहा था ये तो उसका एहसान था। वह दिल बड़ा करती आनंद साहब के कमरे में दाखिल हुई। वे अपनी शर्ट चेंज कर रहे थे, उनके बटन अभी बंद कर रहे थे। दोनों की निगाहें एक पल को एक दूसरे से मिली थी तो थम सी गई। 2 पल रुके, सपनों का कारवां फिर से चल दिए। हम कहाँ तुम कहाँ। आनंद साहब तो आगे नहीं बढ़े, लेकिन कल्पना को आगे बढ़ना था। 2 पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए हम कहाँ तुम कहाँ। उनके पास आई, उनका चेहरा अपने हाथों में थाम गई। नज़र भटककर उनके बालों पर जा ठहरी, जिनकी ग्रोथ अब फिर से हो रही थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था ये वही आदमी है जिसे अपने बालों से बहुत प्यार था। आज वह किस हाल में है और उनके सामने थे। कभी अपने चेहरे पर दाग तक न आने दिया। आज ऐसे खड़ा था जैसे सारा गुरूर कहीं मिट्टी में खो गया हो। उनके माथे के साथ माथा जोड़ गई और रोती चली गई। कितना डर था उनके रोब में, कितनी मौत मरी थी फिर से जी उठी थी। वो पल जब ऑपरेशन थिएटर में थे, वो पल उनके जिंदगी के परेशानी के पलों में से थे। वे उनके चेहरे पर होंठ रखकर बिलक उठी थी। क्या कुछ न याद आया जब वह एक रोबदार जिद्दी इंसान थे और फिर एक जिद और घमंड में सब कुछ बर्बाद कर दिया गया था। मुझे माफ़ कर दो आनंद, मुझे माफ़ कर दो। वह माफ़ी मांगने लगी। आनंद ने गहरी सांस भरते उन्हें देखा। गलती मेरी भी है कल्पना, माफ़ी मत मांगिए। वह उनके हाथ पीछे करते गंभीरता से बोले, लेकिन शब्द उतना ही धीमा था। आनंद, वे बरसों बाद उनके होठों से अपने लिए नाम सुन रहे थे। वे दिन बहुत याद आए। उन्होंने अपनी पत्नी को पैगाम भी भिजवाए थे, फ़ोन भी किया था, नंबर चेंज हो गया था। उन पलों में वो बहुत तड़पे थे। उन्हें अपनी पत्नी की ज़रूरत थी, बेटी की ज़रूरत थी। हाँ, वह खुद उनको इतना प्यार नहीं दे पाए थे, पर बीमारी ही भगवान ने ऐसी दी कि उन्हें अपने याद आ गए। बेटी भी उनके पास पहुंच गई। भगवान ने उनका दिल उनके लिए नरम कर दिया और पत्नी उस वक्त पहुंची जब उन्हें उसकी प्यास खत्म हो गई थी। क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? अब स्नेहा हमारी बेटी, क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? वह कितनी उम्मीद से पूछ रही थी, लेकिन आनंद इन सब बातों से दूर आ चुके थे। अब उनके अंदर कोई एहसास नहीं बचा था जो अपनी पत्नी पर लुटाते। बेटी को वक्त रहते राजनाथ को सौंप चुके थे। वे अपनी बाकी जिंदगी अकेले ही बिताने वाले थे। अब वक्त बीत गया है, अब वापस आप पीछे मुड़ जाओ। अब नामुमकिन है, लौट जाओ जहाँ से आई थी। वे उनका हाथ एक बार फिर से पीछे कर गए। कल्पना को यकीन नहीं आया कि वह उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। उन्हें एक मौका तो दे ही सकते हैं, उससे पूछ तो सकते थे कि वह पलटकर क्यों नहीं आई। और अब भी तो राजनाथ उन्हें लेकर आया था। सारा इंतजाम उसने खुद किया था और ना करता तो वह तो कभी ना आ पाती। उसी कैद में कैद रहती जहां वो पिछले 15 सालों से रह रही थी। और आज जब उन्हें अपने पति और बेटी के पास आने का, उनके साथ जीने का मौका मिला, तो वह भी मिट्टी का घर साबित हुआ था। उनका अपना पति उन्हें वापस ले जाने को कह रहा था। अब तो खुद पर बीती कोई भी तकलीफ बताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सुनने वाला उनसे बहुत दूर जा चुका था। वह आंखें जोर से बंद करती खोली और मुंह फेर गई और खुद पर हंस पड़ी। उन्हें लगा जो 15 साल की कैद के बाद भगवान ने उनको इनाम के तौर पर उन्हें वापस लौटाया है, लेकिन ये उनकी भूल थी। परीक्षाएं अभी और भी थीं। आज रात मुझे यहीं रहने दीजिए, कल सुबह होते ही चली जाऊंगी। वह दुखते दिल से कहती रोती थी और चुप से वहाँ से बाहर निकल आई। अपने कमरे में आते हुए फूट फूट कर रोती। अपना सारा सामान पैक करने लगी। सांस एकदम से फूलने लगा था तो जल्दी बैग से सांस लेने वाला पाइप निकालती। उस 15 सालों ने उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द दिया था, जिसको भरने वाला शायद कोई था ही नहीं। स्नेहा के जैसे आंखें खुली, उसने खुद को अलग और अनजान जगह पर पाया तो जल्दी उठकर बाहर आ गई। उसे याद आया आज लास्ट टाइम वो राजनाथ के साथ थी, जब उसने पास आते न जाने क्या किया था। वह एकदम बेहोश हुई थी। अभी वो यही सोच रही थी कि अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनती वो मुड़ी।
मुझे पहले पता था ये सब आपका किया धरा है। कहाँ लेकर आए हो मुझे? वह गुस्से से चिल्ला रही थी। क्यों? अच्छा नहीं लगा ये घर? वह किचन में से बर्तन निकालता उन्हें वॉश करके उसमें खाना निकालने लगा। उसकी इतनी मज़ेदार खुशबू सूंघते स्नेहा के पेट में चूहे नाचने लगे थे, लेकिन चेहरे से कुछ भी मालूम न होने दिया। बिल्कुल नहीं आई। नो, ये आपका घर होगा, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। मैं जरा भी इम्प्रेस नहीं हुई। भले ये घर मेरे पापा के घर से बड़ा है, पर जो सुकून व तसल्ली मुझे उस छोटे से घर में मिलता है वह यहाँ नहीं मिल रहा। तो अच्छा होगा मुझे वापस मेरे पापा के घर छोड़कर आ जाओ। वह कहते प्लेट में खाना निकालने लगा। ये घर तुम्हारे पापा का ही है। उसके शब्द पर स्नेहा के कदम रुके थे। तो वह घर? स्नेहा को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया हो। तुम्हारे पति का? वह उसके पास आते खाने की प्लेट उसे थमा गया और दूसरा खुद के लिए निकालकर सोफे पर बैठ गया। वैसे खुशी हुई ये सुनकर कि तुम्हें पति के घर में ज़्यादा आराम मिलता है। वह एक चम्मच मुंह में डालता उससे बोला, पापा वहाँ हैं इसलिए कहा। वह प्लेट लिए वहीं उसके सामने बैठ गई। खाना मज़े की है, खाओ। वह उसका ध्यान प्लेट के तरफ करता टीवी ऑन कर गया। हम घर कब जाएंगे? उसे बेचैनी हो रही थी। खाने के तुरंत बाद वह उसे फिर से वापस जाने का कह रही थी। उसे थोड़ा छोटा जवाब दिया, जबकि बार बार टीवी का चैनल चेंज कर रहा था। क्या कह रहे हो? वहाँ पापा कल से अकेले हैं घर पर, उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके सर पर आते एक शब्दों में बोली, उन्हें इस वक्त एक पत्नी की ज़रूरत है जो उनके पास है। इसलिए चुपचाप मुंह बंद करके किसी भी एक कमरे में जाकर सो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बुरा बनता नहीं देख सकता। क्या बोला? मैं बुरी हूँ? क्या हो गया है आपको? वह तो ये सुनते ही आपे से बाहर हुई। जो दो पति पत्नी के बीच दीवार बनता है वह कबाब में हड्डी होता है, और तुम अंकल आंटी की जान को एक दूसरे से दूर कर रही हो। इसलिए मैं तुम्हें उनसे दूर यहाँ लेकर आया हूँ। उसका तसल्ली भरा अंदाज देखते हुए गुस्सा हुई। मतलब आपने प्लानिंग करके मुझे? आपको क्या लगता है आप मुझे यहाँ रोक लेंगे? मैं अभी इसी वक्त वापस जाऊँगी। अगर तुम 2 मिनट में अंदर कमरे में ना गई तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिलवाऊंगा। और मुझ पर विश्वास करो, अपनी पत्नी से मिलने को पति सच में बहुत बेचैन है। उसे सर से पैर तक गहरी निगाहों से देखते हुए उसे डरा गया था। खबरदार जो कोई फालतू हरकत करने की कोशिश की तो मैं पापा को शिकायत लगा दूंगी। अब की वह उंगली उठाते वार्निंग कर रही थी कि वह एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में भर गया। स्नेहा का दिल धक से रह गया। चलो इसमें कुछ शिकायतों की लिस्ट कुछ और ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ। उसे एक आंख दबाता कमरे में लाता बिस्तर पर पटक चुका था। राजनाथ, मैंने अभी तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं किया। वह उसे शर्टलेस होता देखकर घबराकर बोली, शादी क्या है तुम्हारी नज़र में? वह उसके करीब होता उसे कांपता हुआ देखा तो बिस्तर पर गिरा दिया। गहरी सांस भरते वह जिद्दी आदमी को देख रही थी जो उससे बड़ा जिद्दी साबित हुआ था। राजनाथ, अब की बार उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मैं सच में पापा को बताऊंगी आपने मेरे साथ जो किया। वह रोनी सी शक्ल बनाते बोली थी। जब उसकी गर्दन में झुका, प्लीज काटना नहीं, वह जल्दी से चीख उठी थी। राजनाथ ने उसके दोनों हाथों को अपनी पकड़ में ले लिया और धीमा मुस्कुरा दिया। इतना डरती हो? वह उसके माथे पर प्यार से अपना होंठ रखता बोला, बहुत जोर से काटते हो कातिल इंसान। स्नेहा का शब्द बदला था, जैसे वह भी उन पलों के लिए तैयार हो गई हो। अगर काटूं ना और सिर्फ प्यार करूं तो क्या करने दोगी? वह धीरे से उसके कान में बोला था। उसके कान में पहने झुमकों को चूम गया था। स्नेहा के पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया था। सांस बेकाबू होकर दौड़ रही थी। दोनों की धड़कनें एक ही पल में धड़कने लगी थी। ये धड़कनें क्या कह रही हैं? जरा सुनो तो। वह जरा सा झुकता अपना कान उसके छाती पर रख दिया, जो और ज्यादा धड़कने लगा था। राजनाथ, प्लीज। वह थोड़ी सी आनाकानी की, सुनने दो। वह उसके धड़कनों पर अपना मुंह रखे मदहोश हुआ था। धीरे धीरे अपने होठों की गर्मी से उसके पूरे सीने को चूम गया था। उसके ब्यूटी बोन को मुंह में लेकर पागल हुआ था। वह एकदम से बिखर कर रह गई थी। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि राजनाथ को अपने ऊपर से हटाए या उसको खुद अपने ऊपर गिरा ले। वह अजीब सी हालत में बिखरती जा रही थी। स्नेहा, मुझे तुम्हारी धड़कनों में शामिल होना है, तुम्हारी आत्मा में समाना है। स्नेहा, आज अभी इसी वक्त, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी आनाकानी के। वह अपनी गहरी होती सांसों के बीच बोलता उसके होठों पर जोर से झुका था और कितने देर तक उसके होठों को अपने होठों में लेकर पीता रहा। अब स्नेहा कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। उसके पेट में अब तितलियां सी नाचने लगी थी। धीरे धीरे रात बीती जा रही थी। वे दो जिस्म एक जान कब हो चुके थे। मोबाइल पर आई कॉल से राजनाथ की आंखें खुली। स्नेहा उसके सीने पर सर रखकर उसकी शर्ट पहने गहरी नींद में सो रही थी। कल्पना आंटी की कॉल थी। उनकी बात सुनता वह जल्दी उठा था। स्नेहा, स्नेहा उठो। उसे उठा रहा था जो नींद से उठने का नाम ही नहीं ले रही थी।
बार बार उसके सीने में चिपक रही थी। जबरदस्ती उसे अपने बाहों में उठाए हुए बाथरूम में लाता पानी के नीचे खड़ा कर गया। एकदम पानी की बौछार पड़ती उसने घबराकर आंखें खोली। राजनाथ के सीने से लिपट गई। बस कर दो जान, अब इतना बहकाओगी तो बहक जाऊंगा। हमें अभी निकलना होगा जल्दी, वरना बहुत देर हो जाएगी और एक बार फिर तुम अपनी मम्मी को खो दोगी। उसकी बात सुनते स्नेहा ने परेशान होकर उसे देखा। जल्दी से रास्ते में उसे सब समझाता। स्नेहा को लिए जैसे घर पहुंचा कल्पना निकल चुकी थी। अंकल जी, ये क्या किया आपने? आप जानते हैं वह उन 15 सालों में कहाँ थी? एक बार पूछ तो लेते यार। उनके सौतेले भाइयों ने उन्हें कैद कर लिया था जायदाद के लिए। वह उनसे सारी जायदाद हथियाना चाहते थे। जब उन्होंने मना किया तो उन्हें कैद में डाल दिया गया। 15 सालों की कैद से अब रिहाई कैसे दिलवाया था ये मैं ही जानता हूँ। आपने बहुत बुरा किया। आनंद नाथ को आईना दिखाता कल्पना को फ़ोन कर रहा था, लेकिन जवाब न मिलने पर वह बहुत परेशान हुआ। तभी प्रशांत की कॉल आने लगी थी। उसका दोस्त था जिसने कल्पना को रिहा करवाने में उसकी बहुत मदद की थी। लंदन लेकर आया था। एयरपोर्ट पर प्रशांत की बात सुनता आनंद को देखने लगा। वह उसी दलदल में वापस जा रही हैं अंकल, खुश हो जाइए। राजनाथ दुखी दिल से बोल उठे, जबकि स्नेहा की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। रास्ते में उसकी माँ की सारी सच्चाई उन्हें बता चुका था। उसकी सारी शिकायतें दूर हो गई थी, लेकिन उसे अपनी मम्मी से माफ़ी मांगने का मौका न मिला। पर अभी भी देर नहीं हुई थी। वे जल्दी गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट के लिए निकलते वहाँ पहुँचे तो जहाज़ उड़ान भर चुका था। वे तीनों वहीं खड़े रह गए। वे उन्हें सजा दे गई थी हमेशा के लिए। आनंद की आंखें भीग गई थी। थके कदमों से आनंद नाथ पलटे तो वह सामने ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। आनंद ने उन्हें बाजू से खींचकर अपने सीने से लगा लिए। राजनाथ ने पास खड़े प्रशांत को देखते धन्यवाद किया। स्नेहा भी रोते ही हंसती राजनाथ के कंधे पर अपना सर टिका गई तो उसने उसे अपने बाहों में ले लिया। कल्पना ने अपने पति के आंसू पोंछे और स्नेहा राजनाथ की तरफ मुड़ती अपनी बाहें उनके लिए खोल दी, जो स्नेहा उनकी बाहों में जा समाई और राजनाथ उनके माथे पर किस कर रहा था। फोन पर वह अपने दादा दादी को ये खबर सुना रहा था कि वे लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं। अंकल आंटी की फैमिली को एक होता देख वह खुश हो रहा था। राजनाथ 12 साल का था तब राजनाथ योगीनाथ के फैक्ट्री में रात को पार्ट टाइम जॉब करता था और दिन में वह स्कूल जाता था। राजनाथ उसके काम को देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन योगीनाथ ने उनके फैमिली के बारे में पूछा तो उन्हें पकड़कर रो दिया। बोला कि मैं अनाथ हूँ, मेरे मम्मी पापा बचपन में ही मर चुके हैं। मेरे चाचा चाची ने मुझे बचपन में ही किसी होटल वाले को बेच दिया था। वह उस होटल में दिन रात काम करता था, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उस होटल में कोई औरत खाना खाने के लिए आई। राजनाथ ने उस औरत की बहुत खातिरदारी की थी। उस औरत को राजनाथ बहुत पसंद आया था। उसने राजनाथ से पूछ लिया, तुम इतने छोटे हो, तुम इस होटल में काम क्यों कर रहे हो? राजनाथ ने उस औरत को अपनी पूरी दास्तां सुनाई। वह औरत कोई और नहीं इंदिरा देवी थी, योगीनाथ की पत्नी इंदिरा देवी। उस बच्चे को वहां से बचा कर ले आई और राजनाथ का एडमिशन करवा दिया। अब राजनाथ स्कूल जाता, रात को जाकर उनके फैक्ट्री में अपने पेट के लिए काम करता। ये देख योगीनाथ उस पर बहुत खुश हुए थे और उसे गोद ले लिया था और उसे अपने घर में रख लिया। योगीनाथ का वह सबसे चहेता बच्चा था। योगीनाथ और इंदिरा देवी के लिए अपनी जान भी दे सकता था। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। जब राजनाथ घर पर रहने लगा था उस वक्त राजनाथ 15 साल का हो चुका था और स्नेहा 8 साल की थी। स्नेहा और उसके कजन की वह बहुत ध्यान रखता था। सभी राजनाथ से बहुत प्यार करते थे। वे लोग किसी काम को कह देते तो राजनाथ किए बगैर पीछे नहीं हटता था। योगीनाथ के कहने पर ही स्नेहा से शादी करने के लिए तैयार हुआ था। योगीनाथ ने राजनाथ को अपना घर का दामाद बनाने के लिए सबकी राय ली थी और सभी इस बात से सहमत थे, सिवाय स्नेहा के। और आज स्नेहा भी राजनाथ को बेहद चाहने लगी थी, क्योंकि राजनाथ एक बहुत अच्छा इंसान साबित हुआ था जिसने पूरे फैमिली को एक धागे में जोड़कर रखा था। तो कैसी लगी राजनाथ और स्नेहा की प्रेम कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।